साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। यह जो टेस्ट है यह पीसीएस मंत्रा नामक जो प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा जो टेस्ट कराए गए हैं उन्हीं में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यह पूरा टेस्ट जो है वो हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों पर बनाया गया है, जिसमें पूरे 150 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन को पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाषाणकालीन स्थल सही सुमेलित है? तो देखिए, सही सुमेलित ढूंढना तो सी ऑप्शन देखिए, चिरांद जो है ये आपका बिहार में है, ये एकदम से सही है। तो ये एक नवपाषाणिक पुरा स्थल है, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जबकि अन्य की बात करें तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागोर राजस्थान में, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और आदमगढ़ और बागोर दोनों ही मध्य पाषाणिक स्थल हैं। जबकि मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान से संबंधित है और ये कृषि के यहाँ पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है, इनाम गांव ताम्र पाषाणिक कालीन बस्ती किस स्थान पे स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव ताम्र पाषाणिक कालीन बस्ती महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यह जोरवे संस्कृत का स्थल है। यह बस्ती किलाबंद थी और चारों ओर खाई से घिरी हुई थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इसमें जो बी कथन पढ़िए कि चंद, इसमें एक सेकंड, हाँ, इसका सी ऑप्शन पढ़िए, कालीबंगा से हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ। तो ये सही नहीं है। देखिए, मोहनजोदाड़ो से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, चंदहोदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, जबकि कालीबंगा से हल की आकृति नहीं मिली। कालीबंगा से जुते हुए खेत, कालीबंगा राजस्थान में, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जबकि हल की आकृति का खिलौना जो है हरियाणा के बनवाली से प्राप्त हुआ है। जबकि सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं, इसको बताना है। तो चंदहोदड़ो जो है ये रावी नदी के किनारे नहीं है बल्कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जबकि रोपण सतलज नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी और मांडा चिनाब नदी, ये सही है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, नहीं, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है पशुपालन था। कृषि जो है उनका गौड़ धंधा था, ठीक है। तीसरा, सभी सभा जो है आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, नहीं, सभा नहीं थी बल्कि विदत जो थी यह प्राचीनतम सभा थी, जिसे जनसभा भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से केवल पहला वाला ही कथन सही है। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो एक बार, 275 बार, एक बार भी नहीं, 2 बार। तो जनपद शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि जन शब्द का प्रयोग जो है 275 बार हुआ है। अगला, कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो यह जो है आपके चतुर्थ मंडल में मिलता है। अगला है, उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा हुई, सही है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई, ये भी सही है। तीसरा, शतपथ ब्राह्मणों में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है, नहीं, ये वाला सही नहीं है, क्योंकि चारों आश्रमों का जो विवरण है वो जबालोपनिषद में मिलती है। ये 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आगे इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा सही है, इस प्रकार सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद संबंधित है, बृहदारण्य उपनिषद से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए, भौतिकवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे अजीत केस कंबलीन थे, जबकि अन्य जो है सुमेलित नहीं। देखिए, अक्रियावादी ये पूरन कश्यप इसके संस्थापक थे। संदेहवादी संजय बेलुद पुत्र थे और नित्यवादी के पकुग कंचायन थे। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं, इसकी बात करनी है। तो निर्माण प्राप्ति को मानव जीवन का परम लक्ष्य बनाया गया, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का विरोधी था, ये भी सही है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। बौद्ध धर्म जो है ये अनात्मवादी धर्म है, अर्थात इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही, मतलब कथन सही नहीं है। डी, महात्मा बुद्ध के स्थान पर महात्मा बुद्ध ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है, तो ये सही है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान शाखा में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में इसका विभाजन 2 भागों में हो जाता है। अब ये चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित होती है। इस संगीत के अध्यक्ष थे
वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत जैन धर्म में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया? तो ब्रह्मचर्य नामक जो 5वां धर्म था, इसको इनके द्वारा जोड़ा गया। प्रथम जो 4 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था या प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ महाजनपद, दूसरी तरफ राजधानी है, तो अंग की राजधानी चंपा है, बिल्कुल सही है। मल्ल की राजधानी विदेह नहीं बल्कि कुशीनारा या पावा थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। इस प्रकार से इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया गया? तो उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया गया था। यह नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसके पूर्व मगध की राजधानी गिरिव्रज क्या थी? गिरिव्रज या राजगिरी थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस लेखक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है? तो एपियानस के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अशोक के अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेखों की 5 श्रेणियों में बांटा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरे और 7वें अभिलेख में धर्म की व्याख्या की गई, ये भी सही है। तीसरा, 11वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है, नहीं। 12वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है, तो पहला और दूसरा ही आपका सही है, तीसरा सही नहीं है। तो देखिए, अशोक के 5 जो अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया, उसमें दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख ये हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अपने शासनकाल के किस वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी? तो 14वें वर्ष में की थी। अन्य की बात करें तो 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है, 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा करते हैं, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ मौर्यकालीन अधिकारी है, दूसरी तरफ उनके कार्य हैं। महामात्र ग्रामीण जनपदों की देखरेख, तो ये सही नहीं है, ठीक है। महामात्र एक उच्च अधिकारी था जो नगर प्रशासन का देखभाल करता था। ग्रामीण जनपदों की देखरेख रज्जुक नामक अधिकारी करता था, तो पहला वाला आपको सुमेलित नहीं है। सन्निधाता राजकीय कोष की देखभाल सही है। आठविक वन विभाग का प्रधान, ये सही है। इस प्रकार से केवल आपका पहला वाला सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के विषय में असत्य है? स्वर्ण मौर्यकालीन सोने का सिक्का था, सही है। मुद्रा का परीक्षण करने वाला रूप दर्शक कहा जाता था, ये भी सही है। प्रणय मौर्यकाल का आपातकालीन करता, ये भी सही है। कृषक श्रेणी के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता है, ये सही नहीं है, ये आपका सही नहीं। सार्थवाह व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान होता था। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो डी ऑप्शन ये नहीं सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले यूनानी आते हैं, फिर शक, पहलो, फिर कुषाण, अर्थात ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। मौर्योत्तर काल में शासकों द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति और नियंत्रण किया गया, ये कथन सही है। कारण शासन के विकेंद्रीकरण यहाँ शब्द होना चाहिए को रोकने के लिए शासकों द्वारा राजतंत्र में दैवी तत्वों को समावेश करने का प्रयास किया, ये भी सही है। और कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं इस प्रकार से, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की उपाधि धर्म प्रचार बंधु थी? तो समुद्रगुप्त की उपाधि जो थी ये थी धर्म प्रचार बंधु, ये आपके इलाहाबाद के स्तंभ लेख में यह उपाधि मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गुप्तकालीन अधिकारी और उनके कार्य। तो देखिए, गोप्ता जो होता था सीमांत प्रदेशों का शासक, ये सही है। महादंड नायक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, ये सही नहीं है। महादंड नायक न्यायाधीश होते थे, इस प्रकार से बी वाला आपका कथन सही नहीं है। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति, भाट, दूत तथा पुलिस कर्मचारी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो इसे दिनार कहा जाता था, ठीक है, दिनार कहा जाता था। और गुप्तकालीन शासकों ने ही सर्वाधिक जो है स्वर्ण सिक्काएं या स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। अगला है राजवंश और संस्थापक को इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं। देखिए, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, चौहान वंश के वासुदेव, पाल वंश के धर्मपाल नहीं बल्कि गोपाल थे, और सेन वंश के सामंत सेन थे। गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई और बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया गया, और बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाला अंतिम राजवंश पाल वंश ही था। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। राज्य और राजधानी, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, चोल वंश की राजधानी तंजौर, पाल वंश की राजधानी मुंगेर, परमार वंश की राजधानी धारा नगरी उज्जैन थी, ना कि उज्जैन। इस प्रकार से सी वाला सही नहीं है। चंदेल वंश की खजुराहो। अगला है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक द्वारा अरब सागर में स्थित सदिमन द्वीप पर अपना अधिकार स्थापित किया गया? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया। तो ये जो है आपका अरब सागर में स्थित द्वीप था,
किसी चोल शासक द्वारा पश्चिम का यह सप्रथम अभियान था। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही सुमेलित को हमें बताना है। उत्तर मेरु अभिलेख में चोलकालीन शासन की स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है, सही है। कुर्रम चोलकालीन ग्राम संघ था, ये भी सही। मणिग्रामम ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि नहीं होती थी, ये सही नहीं है। मणिग्रामम व्यापारियों की श्रेणी थी जो समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार में संलग्न थी। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंध पर आक्रमण, अरब आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था, बिल्कुल सही। अरब आक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना हमें चचनामा से मिलती है, ये भी सही है। तो दोनों ही आपके विकल्प सही हैं, दोनों ही विकल्प आपके यहाँ पर सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो है 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है, जब यहाँ का राजा कौन था? राजा दाहिर था। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करें। महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा द्वारा अल हजेब अल अजल मोस्ट नोबल कमांड की उपाधि दी गई, नहीं, ये गलत है। दूसरा, महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तुगीन को अमीन उल मिल्लाह धर्म संरक्षक की उपाधि मिली थी, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। देखिए, महमूद गजनवी को बगदाद खलीफा द्वारा जो है अमीन उल मिल्लाह अर्थात धर्म संरक्षक की उपाधि दी गई, जबकि इसके पिता को जो है सुबुक्तुगीन को अल हजेब अल अजल मोस्ट नोबल कमांडर की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है आपका लाहौर में दफनाया गया, जिसकी मृत्यु 1210 में चागोन के खेल में घोड़े से गिरने से हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है? तो मलिक काफूर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद था। इसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित में से कौन सा कर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जजिया कर मुस्लिमों से गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। खम्स युद्ध में लूट से प्राप्त धन को कहते थे। खराज गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। अलाउद्दीन ने खुम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/5 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 4/5 कर दिया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, और यह तुगलक वंश का प्रथम शासक था। निम्नलिखित में से किसने अद्दा और बिक नामक सिक्के जारी किए थे? तो ये जो सिक्के जारी किए गए हैं ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जारी किए गए थे। अद्दा तांबे का था और बिक जो है कांसे से निर्मित था। निम्नलिखित में से किसने व्यय विभाग के रूप में दीवाने वकूफ या वक्फ की स्थापना की थी? तो ये जो स्थापना है ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसने दिल्ली के निकट किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था, और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो हमें गलत युग्म को खोजना है। शाहनामा फिरदौसी सही है। रहला इब्न बतूता ये इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। तुगलक नामा को अमीर खुसरो ने लिखा, जबकि किताब उल यामनी ये अलबरूनी की पुस्तक नहीं है बल्कि उतबी की पुस्तक है। किसकी है? उतबी की है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी थी। आगे चलते हैं, विजयनगर शासकों के समय में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, नूनीज जो है ये कृष्णदेव राय के समय में नहीं आते हैं, बल्कि ये अच्युत देव राय के शासनकाल में आते हैं। डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में आते हैं, और निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट या मुगल बादशाह लंपट मोर के नाम से जाना जाता था? तो जहादर शाह को लंपट मोर के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? गंगा भट्ट ने कराया था। बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने शिवाजी को क्षत्रिय घोषित कर उनका राज्याभिषेक किया। निम्नलिखित में से किस दिन महत्वपूर्ण मामलों के निर्णय हेतु मुगल बादशाह अकबर दरबार में प्रधान न्यायाधीश के रूप में बैठता था? तो गुरुवार के दिन बैठता था। अबुल फजल के अनुसार यह बताया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो 48 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया? तो इब्न बतूता को। यह अफ्रीकी यात्री था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ का दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। मारवाड़ को मुगलों के कब्जे से बचाने वाला राजपूत योद्धा कौन था? तो ये थे दुर्गादास। ठीक है, कौन थे? दुर्गादास। मारवाड़ और मुगलों के मध्य 30 वर्षीय संघर्ष का नायक दुर्गादास था, जिसने मारवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र कराया था।
निम्नलिखित में से किसने शाहजहां को प्रसिद्ध कोहनूर का हीरा भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। मीर जुमला को शाहजहां ने मुअज्जम खान की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसके उपलक्ष्य में उसने शाहजहां को कोहनूर हीरा भेंट किया। निम्नलिखित में से किसने अकबर के प्रिय दरबारी अबुल फजल की हत्या की थी? तो बीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर हत्या की थी। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को शेख उल हिंद की संज्ञा से विभूषित किया गया? तो निजामुद्दीन औलिया को, सॉरी शेख सलीम चिश्ती बहुत वर्षों तक अरब में रहे, उनको वहां पर शेख उल हिंद कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईद उल फितर के अवसर पर कुछ कैदियों को जेल से रिहा करने की प्रथा शुरू की थी? तो ये प्रथा जो है सिकंदर लोदी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर ताजिया निकालना भी बंद कर दिया था निकलना भी बंद कर दिया था। अगला निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा ही लिखी जाती थी। ये फारसी का अच्छा जानकार था। इसके शासनकाल में संगीत के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना भी हुई थी। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक जो है ये तुगलक वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति एवं दीपालपुर का राज्यपाल गाजी मलिक, जिसे मलिक उल गाजी और गाजी तुगलक के नाम से जाना जाता था, इसने तुगलक वंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय के समय में या दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास सबसे ज्यादा दास या गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के, और इसने इनके देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। मीराबाई इनमें से किसके समकालीन नहीं थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस के समकालीन नहीं थी। ये उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा की बहू मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता के रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। ये तुलसीदास जिनका जन्म 1532 में था, गुरु नानक 1469 में, और चैतन्य महाप्रभु 1486 इनके समकालीन थे। रामकृष्ण परमहंस 1836 में पैदा होते हैं, इनके समकालीन नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, निम्नलिखित में किसके शिष्य थे? तो ये जो हैं आपके शेख फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? शेख फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। किस मुगल शासक द्वारा भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया गया? बाबर के द्वारा यह युद्ध पद्धति अपनाई जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में, जिसके तहत इसमें विशाल तोपखाने का प्रयोग किया गया, जिसका नेता उस्ताद अली था। आगे चलते हैं। सूरत की संधि किस आंग्ल मराठा युद्ध का कारण थी? तो ये जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण थी सूरत की संधि। 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि होती है। इसी संधि के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और 1882 ईस्वी में अंग्रेज और महादजी सिंधिया के बीच सालबाई की संधि होती है, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है और एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को ये लौटा देते हैं। तो सूरत की संधि से इसके परिणाम स्वरूप ये प्रारंभ होता है और सालबाई की संधि से ये समाप्त होता है। मराठा साम्राज्य से जुड़े गलत कथन की पहचान कीजिए। तो चौ तथा सरदेशमुखी मराठा कालीन प्रमुख कर थे, बिल्कुल सही है। सरदेशमुखी आय का 10% या 1/10वां अंश के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त करता है, ये भी सही है। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता है, ये भी सही है। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के स्थायी बंदोबस्त की भांति थी, ये सही नहीं है। इनकी राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी, अर्थात सीधे किसानों से राजस्व वसूला जाता था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था पर मलिक अंबर का प्रभाव था। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जा सकता था। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। शिवाजी के बारे में यह कथन किसने कहा था? तो मराठा इतिहासकार जदुनाथ सरकार के द्वारा यह कहा गया। अगला है, किस परवर्ती मुगल सम्राट का उपनाम शाहे बेखबर भी था? तो शाहे बेखबर बहादुर शाह प्रथम का था। देखिए, इतिहासकार खफी खां के अनुसार बहादुर शाह प्रथम राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे शाहे बेखबर कहते थे, और औरंगजेब के बाद यह मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले स्वायत्त राज्य अवध की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? शहादत खान बुरहान मुल्क ने की थी। कब की थी? 1722 ईस्वी में की थी। ठीक है, और इसके अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। इन्हीं के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था? अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। तो इनके मध्य में, अंग्रेज और मैसूर के मध्य में कुल 4 युद्ध होते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1767 में हेस्टिंग के समय में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में वालिस के समय में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 लॉर्ड बेल्जली के समय में।
अगला है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस राज्य की समाप्ति पर हुई? विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति पर। तालीकोटा का निर्णायक युद्ध जिसने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। उसके अवशेषों पर जिन स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ उनमें से एक मैसूर राज्य भी प्रमुख था। भारत के प्रथम शासक जिन्होंने अंग्रेजों के सहायक संधि को अस्वीकार कर अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं किया तो ये थे रणजीत सिंह। किस अंग्रेज को मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो गेराल्ड ओंगियार को। तो कैसे माना जाता है, थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिंगाजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके मुंबई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया। तत्पश्चात ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गेराल्ड ओंगियार को मुंबई का गवर्नर बनाया और गेराल्ड ओंगियार ने ही आधुनिक मुंबई की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो 1764 में यह युद्ध होता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां था। सही है। दस्तक कर मुक्त व्यापार करने का परमिट था, जिसका उपयोग अंग्रेजों ने फर्रुखसियर की अनुमति से बंगाल व उसके आसपास के इलाकों में किया। तो यह भी आपका सही है। काल कोठरी त्रासदी जिसका वर्णन अंग्रेज इतिहासकारों ने किया वह सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई। यह भी आपका सही है। चौथा कथन प्लासी के युद्ध में 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में यह युद्ध होता है। यह भी सही है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे चारों के चारों जो हैं वो सही हैं। आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण के कितने चरण बताए हैं? तो कुल 3 चरण बताए हैं। इसमें पहला वाणिज्यिक चरण 1757 से लेकर 1813, औद्योगिक मुक्त व्यापार चरण 1813 से लेकर 1858 तक। तृतीय जो चरण है वो वित्तीय पूंजीवाद का 1860 के बाद का। भारत में रेलवे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में होती है? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में यह होती है। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो 1846 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय में ही चलाई गई थी। कौन भारत की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान से नहीं जुड़ा है? तो दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड कर्जन, BK RV राव ये जुड़े हैं, परंतु रजनी पामदत्त नहीं जुड़ी हैं। देखिए रजनी पामदत्त जो है इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के बारे में उन्होंने कोई धारणा व्यक्त नहीं की है। रजनी पामदत्त की प्रसिद्ध किताब इंडिया टुडे है, जिसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स के उपनिवेशवाद के 3 चरणों को ही आधार बनाया है। वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक मुक्त व्यापार और वित्तीय पूंजीवाद। भारत में प्रति व्यक्ति आय का सर्वाधिक सबसे पहले जो अनुमान है वो दादा भाई नौरोजी ने लगाई। उनके अनुसार यह आय 1867 में 20 रुपये थी। और राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर BK RV राव ने किया, जिनके अनुसार 1931-32 के समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 रुपीज़ थी, 62 रुपये थी। अगला 1867 ईस्वी में किस प्रदेश में पड़े भयंकर अकाल को आपदा का महासागर कहा जाता है? तो उड़ीसा में पड़े जो आप यहाँ पर अकाल पड़ा था उसे आपदा का महासागर कहा जाता है। ये आपका 1867 में पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को कवर किया। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।